हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने इससे पहले पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, वो हमने कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। तो प्रेसिडेंट का वीडियो मैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए अलग से लेके आऊँगा, वो आज आपके सामने यहाँ पर है। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाह रहा हूँ, वो है आपका सपोर्ट। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए चीज़ें लेके आता रहूँगा। तो चलिए हम आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने पढ़ना है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल जो डील करता है, पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, वो है 52 से 78 और पार्ट 5 में सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो हमारी आती है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एजी ऑफ इंडिया भी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब फॉर्मल हेड है, लेकिन ये ठीक है, ये याद रखना कि फॉर्मल हेड है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। उसके बाद आपका आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जिस तरह हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं, जिस तरह हम लोकसभा में भेजते हैं डायरेक्टली उनके लिए वोट करके, वैसे इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट का डायरेक्टली, उसको हम नहीं वोट कर सकते हैं। इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। अब उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग है। याद रखना, ये ध्यान से सुनना कि इलेक्ट कैसे होता है और इम्पीच कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कौन कौन है जो प्रेसिडेंट के लिए वोट कर सकता है। सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, नॉमिनेटेड नहीं, ये दिमाग में बिठा के रखना कि सिर्फ वो बंदे जो इलेक्ट हुए हैं, जैसे 12 बंदे नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, वो वोट नहीं कर सकते। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे भी इलेक्टेड, और फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। अब जे.एंड.के अभी तक इसका इलेक्शन हुआ नहीं है, तो ये बाद में भी ऐड हो जाए, अभी जे.एंड.के की कोई बात नहीं है। ये दो यूनियन टेरिटरीज भी क्या करती हैं, वोट करती हैं। अब कहता है दस द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, कौन नॉमिनेटेड मेंबर दोनों हाउस के वोट नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी नहीं कर सकते। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस जिस स्टेट में है उसका ना नॉमिनेटेड मेंबर, ना इलेक्टेड, ना सिलेक्टेड, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल भी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी। जिन पहले ये 7 स्टेट में थी, अब जे.एंड.के में नहीं है, तो अब 6 स्टेट में रह गई है, तो उनमें से कोई भी शख्स वोट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब यहाँ से क्या समझे आप कि कहीं का भी नॉमिनेटेड मेंबर, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर का, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का, चाहे यूटी का, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर इसके इलेक्शन पे आएगा तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि क्वालिफिकेशन, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स एज मिनिमम होनी चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने आपको बोला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ना कोई लोकल पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है, जिस तरह अभी एडिशनल रजिस्ट्रार के एग्जाम में एक क्वेश्चन था जहाँ आई गेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की परसेंटेज पूछी थी, उसी तरह का चीज़ आपको यहाँ पे भी पूछी जा सकती है। द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रॉस्पर्स। अगर किसी शख्स को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या करना है, खुद को नॉमिनेट करना है कि मैं जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाला हूं, तो वो ऐसे ही कोई भी खड़ा होके नहीं जा सकता। उसको कम से कम समझो आपकी 50 बंदे उसकी सपोर्ट में होने चाहिए उस टाइम एज प्रॉस्पर्स, और 50 इलेक्टर्स एज सेलेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है 15,000 आरबीआई में। 1997 से पहले ये डिपॉजिट था 2500, और सेलेक्टर्स कितने चाहिए थे, 10 प्रॉस्पर और सेलेक्टर। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन सकता है अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो, कि अब कितने ज़रूरत हैं, 50 इलेक्टर्स, 50 ये सेलेक्टर्स, ठीक है, प्रॉस्पर्स और सेलेक्टर्स। और 1997 से पहले कितने थे, प्रॉस्पर भी 10 और सेलेक्टर भी 10,
और सिक्योरिटी डिपॉजिट था 25। पैसे का तो मुझे नहीं लगता पूछेंगे, लेकिन यहाँ से इलेक्टर और सिलेक्टर पूछ सकते हैं। फिर ओथ एंड एफर्मेशन, ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के ओथ लेते हैं कि हाँ जी मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन को बता के काम करूँगा, ये सब चीज़ें। ठीक, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ओथ जो है वो एडमिनिस्टर कौन करता है? ठीक है, वो करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन था इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले पेपर में कि अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, किसकी? उधर था स्टेटमेंट में कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, और बहुत बच्चे गलत करके आए हैं। स्पीकर का कोई रोल इसमें नहीं होता है। जब प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो क्या करता है? ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। अगर वो भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। ये बात ध्यान में रखना। अब है हमारे पास कंडीशंस क्या है प्रेसिडेंट्स ऑफिस की। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरह के स्टेटमेंट दिए होंगे और बोला जाएगा कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि उसको ना तो स्टेट लेजिस्लेचर में ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको होना है। ठीक, और अगर वो है और इलेक्ट होके आता है प्रेसिडेंट, तो उसको क्या करना है? उसको अपनी सीट को वैकेट कर देना है। ठीक, दूसरी चीज़, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फिर ये पता ही है आपको कि राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, ट्रैवल फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह, इसका भी कुछ है। ये पूछना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको लिखना भूल गया हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, कि 2008 में सबसे पहले जो है सैलरी तब थी 50,000 और 2008 में वो 50,000 से 1.5 लाख कर दी गई, और पेंशन जो थी वो 50% जो उसकी मंथली सैलरी थी वो कर दी उसकी, कि तब 1.5 लाख, मान लो 1.5 लाख सैलरी है तो पेंशन कितनी मिलेगी? 75,000। लेकिन फिर क्या हुआ? 2018 में सैलरी 1.5 लाख से कर दी 5 लाख पर मंथ, और पहले क्या मिलती थी प्रेसिडेंट को पेंशन? 3 लाख पर एनम, अब कर दिया 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ। ठीक है, उसके चाहिए। फिर टर्म 5 साल है। रेजिग्नेशन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में होगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप सोचेंगे कि ओथ सुप्रीम कोर्ट उसकी एडमिनिस्टर करता है, उसका चीफ जस्टिस तो उसके पास देगा या स्पीकर के पास देगा लोकसभा के यहाँ। अगर उसने रेजिग्नेशन करना है तो वो किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को लिख के देता है। ठीक है, ये याद रखना। इम्पीचमेंट से उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई रिमूव नहीं हुआ है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई शख्स जितनी बार चाहे उतनी बार री इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन यूएसए में सिर्फ क्या है? 2 ही बार आप इलेक्शन लड़ सकते हो। अब इम्पीचमेंट का क्या मतलब है? इम्पीचमेंट का मतलब है फॉर वायलेशन ऑफ, इम्पीचमेंट का मतलब है उसको रिमूव करना, प्रेसिडेंट को रिमूव करना। किस लिए उसको रिमूव कर सकते हैं? उसको कर सकते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये टर्म डिफाइन नहीं की है। अब प्रोसेस से आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट दिया जाएगा वो आपको। अब देखो, कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कि दोनों में से किसी भी हाउस से, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। अब जो चार्जेस उस पर लगे हैं कि इसलिए हम इनको इम्पीच करना चाहते हैं, बी साइंड बाई 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, जिसने मान लो 15 लोगों ने चार्ज फ्रेम किया, उसमें से 1/4 जो लोग हैं वो क्या करने चाहिए? साइन करने चाहिए उस चार्ज पे, और 14 डे नोटिस देना है प्रेसिडेंट को कि हम आपके खिलाफ फलाना दिन को इस तरह कर रहे हैं। क्या चीज़ याद रखनी है कि जिन मेंबर्स ने फ्रेम किया है चार्ज, उनमें से 1/4 मेंबर क्या करने चाहिए? उस हाउस के साइन करने चाहिए। दूसरा, 14 दिन का नोटिस उसको दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से शुड बी पास्ड बाई 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ठीक है, मतलब उसके जितने भी मेंबर हैं, जैसे लोकसभा में अब आपके पास 545 है फॉर एग्जांपल, या 543, तो जो 2/3 बनता है 543 का, उतने मेंबर जो हैं उसको पास करने चाहिए। उसके बाद वो जाएगा नेक्स्ट हाउस में इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड बी प्रेजेंटेड एज सच इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास राइट है, वो वहाँ पे क्या हो सकता है? अपीयर हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट पे इल्ज़ाम लगाया तो उनके पास कोई पावर नहीं है, उसको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा अपनी तरफ से बात बोलने के लिए। फिर कहता है, इफ अदर हाउस ऑल्सो पासिस विद 2/3 मेजॉरिटी प्रेसिडेंट शैल स्टैंड रिमूव्ड। ठीक है, अगर दूसरे हाउस से भी 2/3 मेजॉरिटी से ये क्या हो गया? पास हो गया, तो प्रेसिडेंट हो गया जी रिमूव।
अब इम्पीचमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने पहले देखा कि इलेक्शन में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप देखो इम्पीचमेंट में क्या होता है, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द हाउस पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात आती है तब नॉमिनेटेड मेंबर वोट कर सकता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड द यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और यूटी 2 दिल्ली पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्शन में तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन रिमूवल में, इम्पीचमेंट में हिस्सा नहीं लेते। तो याद रखो इम्पीचमेंट में सिर्फ 2 हाउसेस के लोग, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, क्या करते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। और आज तक कोई प्रेसिडेंट क्या हुआ है, इम्पीच नहीं हुआ है। उसके बाद आता है वैकेंसी, 5 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक, अगर रेजिग्नेशन दिया, इम्पीचमेंट हो गई, डेथ हो गया या डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगर ऐसा हो रहा है कि जो आपका प्रेसिडेंट का एक्सपायरी हो रही है टेन्योर की 5 साल, तो अब हमने वेट नहीं करना है कि 5 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इलेक्शन करेंगे। टर्म एक्सपायर होने से पहले ही हमने क्या करना है, नया इलेक्शन करवा लेना है। एक चीज़ हो गई ये एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। अब अगर प्रेसिडेंट ने क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया, तब क्या करेंगे, तब हमने विद इन 6 मंथ्स, मतलब आज अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर हमने क्या करना है, नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है। और जो नया प्रेसिडेंट बन के आएगा वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, वो पूरे 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेगा। जो उसका फुल टर्म है उसको वो पूरा मिलेगा। ठीक, हमारे पास है पावर्स एंड फंक्शंस। 6 तरह के पावर होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स आपसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखो कि प्रेसिडेंट जो है, जो भी काम करता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल हेड है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन जितने भी होते हैं फॉर्मली उसके नाम, जो ऑर्डर निकलता है उसके नाम से निकलता है, उस पर वो साइन होता है। प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अटॉर्नी जनरल को, सीएजी को, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को, गवर्नर्स को, इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है, इन सब को कौन करता है अपॉइंट, ये करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, वो किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। अब लेजिस्लेटिव पावर्स में आपको क्या आता है कि मैंने आपको बोला है कि प्रेसिडेंट जो है इंटेग्रल पार्ट है किसका, पार्लियामेंट का। अब इसकी लेजिस्लेटिव पावर क्या है, ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व लोकसभा। ही कैन ऑल्सो समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यह हमने देखा है कहाँ पे, जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे हमने देखा है कि वो समन कर सकता है, बुला सकता है दोनों हाउसेस को। अच्छा, उसके अलावा जॉइंट सिटिंग भी बुला सकता है वो, है ना, जब इस तरह की कोई बात होती है। हमने पढ़ा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने जॉइंट सिटिंग का जो कंसेप्ट लिया है। ही कैन एड्रेस पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, अब नया लोकसभा का इलेक्शन जैसे 2023 में हो जाएगा, फिर जो पहला सेशन होगा वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक एड्रेस करेगा मेंबर्स को। और हर साल जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, फर्स्ट सेशन होता है, तब भी वो क्या कर सकता है, उनको एड्रेस कर सकता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर क्या है, जब एब्सेंट है, ठीक, तो वो क्या कर सकता है, उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को उठा के बोलेगा कि आज आप लोकसभा को प्रिजाइड करो। और ऐसे ही राज्यसभा की चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो है अवेलेबल नहीं है तो उठा लिया कोई बंदा। अब मैंने आपको बोला कि 12 बंदों को वो क्या करता है, नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, 2 को करता है लोकसभा में, किससे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है, अब अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आ जाता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या कर सकता है, कैन गिव एसेंट टू द बिल। ठीक, कि उसने उसको साइन करके दे दिया कि पास हो गया जी। विद होल्ड इट्स एसेंट टू द बिल, अपने पास रख सकता है। रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। अब अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है कि दोबारा इसको नज़र मारो। अगर वो बिल दोबारा से पास होके आ गया तो अब उसको साइन करना ही करना है, पास करना ही करना है। मनी बिल के केस में वो क्यों नहीं वापस भेज सकता है, क्योंकि मनी बिल जब क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उससे पहले ही प्रेसिडेंट से परमिशन ले ली होती है। तो इसका मतलब है कि जब हमने ऑलरेडी परमिशन ले ली तो दोबारा वो फिर मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। स्टेट लेजिस्लेचर पास्ड बिल रिजर्व बाय, अच्छा, और क्या हो सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर से कोई बिल पास हुआ, दे दिया गवर्नर को। अब गवर्नर ने क्या किया, रिजर्व बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट, उसने रख दिया किसके पास, प्रेसिडेंट की
के लिए उन्हें बचा के रखा कि मैं प्रेसिडेंट को ये दिखाऊंगा। अब डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न द बिल। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, गवर्नर को बोला कि भाई बिल को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। प्रेसिडेंट हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू गिव एसेंट इफ पास्ड अगेन। अब अगर ये दोबारा से पास होके आ गया, एक बार पास होके आ गया, गवर्नर ने किसको दिया, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने बोला इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दिया। अब दोबारा से क्या हुआ, बिल पास होके आ गया, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि मुझे इसको पास करना ही करना है। वो दोबारा पास होके आए तो भी प्रेसिडेंट साइन ना करे तो उसको कोई पूछेगा नहीं। ही कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। आप देखो, अगर इस किस्म की कोई चीज़ होती है, ऐसे हालात हो जाते हैं कि एक ऑर्डिनेंस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम इस टाइम सेशन नहीं बुला सकते, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकता है। और ये कब तक चलेगा कि अब जब दोबारा सेशन बैठ गया तो उस फर्स्ट डे जब सेशन बैठता है उससे 6 वीक्स तक ये चलेगा, ठीक है। और अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो किसी टाइम ऑर्डिनेंस को क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक। और एक और ड्यूटी है प्रेसिडेंट की, लेज डाउन रिपोर्ट्स ऑफ CAG, UPSC, फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स, कहाँ, पार्लियामेंट के सामने ये रखता है। अब वीडियो जो है बहुत बड़ा बन गया, आई गेस 15 मिनट हो गए हैं, तो जो बाकी की 4 पावर्स हैं ये हम कल की डेट में करेंगे, 10 मिनट के अंदर ये कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। और जो भी चीज़ आपको होती है, सजेशंस जो भी होते हैं, आपको लगता है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कहीं पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।